वेरी नहीं, यंग इटली वो तो प्लेस है ना, यंग इटली कहाँ पर, इन यंग इटली एंड यंग यूरोप, वेरी गुड। तो लिखिएगा यंग इटली, यंग इटली, यंग यूरोप, यंग इटली, यंग यूरोप। तो यंग इटली इसने कहाँ पे बनाई थी, मार्सिली, MARSEI, SEILLE, ठीक है ना। ओके उल्टा कर दिया मैंने, मार्सिली। किसी को याद है कि मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो कहाँ पर हारे थे, वो कौन सा वॉर हो रहा था, मैंने आपको बताया था स्टोरी बताते समय, वाटरलू के मैदान में, वेरी गुड। अच्छा यंग यूरोप कहाँ पे बना था, इसका नाम होगा बेर्न, BERNE, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848, बस इनके से बाद से अगली हेडिंग लिखेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 to 48, जरा निकालिए बुक में, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, मिल गया सामने, जरा पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, दोनों लोग पढ़ लीजिए। एज कंजर्वेटिव्स वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसको दोबारा फिर से यहाँ पे बिठा दिया गया था 15 सालों के लिए, वेरी गुड। तो नंबर 1 पे लिखो, पहले आप पढ़ लो, पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। चलिए आइए फर्स्ट लाइन लिखते हैं, अ Bourbon king were overthrown to set up a constitutional monarchy in July 1940, sorry 1848, क्यों बोल दिया मैंने, 1830, 1830। नंबर 2 करेंगे, ग्रीस, सेकेंड पैराग्राफ में देखो, शायद आपको दिखेगा, ग्रीस जो थे वो ऑटोमन एम्पायर से काफ़ी स्ट्रगलिंग कर रहे थे। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था उस दिन स्टोरी में, कॉन्स्टेंटिनोपल एक ट्रीटी हुई थी, देखो कहीं दिखेगा, कहीं देखो, ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग, हाँ ये देखो यहाँ मिली, इससे ऊपर देखना है आपको, ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग, देखो लुई फिलिप एट द हेड, व्हेन फ्रेंच स्नीज मैटरनिक वंस रिमार्क्ड, तो किसने कहा था कि व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, किसने कहा था, इंपॉर्टेंट बात है, इस लाइन को पूरा लिखोगे, लिखिए व्हेन, वैसे लिखो मैटरनिक रिमार्क, इस लाइन को मैं अपने क्वेश्चन में रखूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं पहले से बता रही हूँ, मैं हर साल बच्चों को भी रखती हूँ क्वेश्चन कि हु सेड, तो लिखिएगा मैटरनिक सेड या मैटरनिक रिमार्क, कुछ भी कर लो आप, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर लो, मैटरनिक सेड डैश करिएगा, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, व्हेन फ्रेंच स्नीज, मैटरनिक कहते हैं फ्रेंच स्नीज जब फ्रांस छींकता है, व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, ओके। अब बुक से देखो बेटा सिद्धार्थ, बिल्कुल फ्री होके बात करो, नहीं आ रहा पता हो मुझे, हाँ मैटरनिक वंस नहीं, आपको वही लाइन लिख लीजिए, तो कोई बात नहीं, मतलब मैटरनिक कहता है, ये समझ में आ रहा है, व्हेन फ्रांस लिखेगा, व्हेन फ्रांस कहाँ गया, व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है, ओके, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है,
द जुलाई रेवोल्यूशंस sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. ठीक है, अब हमको क्या देखना है, ग्रीस पर किस तरीके से, ग्रीस भी ना थोड़ा सा इन लोगों से आज़ाद होना चाहता था। ग्रीस कहाँ पर है, यूरोप में एक छोटा सा कंट्री है, वो ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होना चाहता है, तो वो भी आज़ादी में कूद पड़ा है। ठीक है, नंबर 3 पे लिखिएगा, द ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, the Greece was struggling for independence which was a part of Ottoman Empire, ऑटोमन एम्पायर के नीचे अंडरलाइन करिएगा, ऑटोमन एम्पायर का वो पार्ट रह चुका है, और वो किससे स्ट्रगलिंग कर रहा था, तो ऑटोमन से कर रहा था। नंबर 3 पे करिएगा, ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है भाई ग्रीस। देखते हैं, लिखिए, ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट, जो भी है, फोर्थ है तो फोर्थ कर लो। ठीक है, ग्रीस वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंट विच वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इसका मतलब क्या कहता है, वो ग्रीस वॉज डिक्लेयर ना, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा था, जबकि वो किसका पार्ट रह चुका था, ऑटोमन एम्पायर का। अब आप समझो बात को, एम्पायर का पार्ट रहा होगा, तभी तो वो चाहता है कि हमें आजाद कर दो। ठीक है, लेकिन ग्रीस वॉज डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट नेशन इन द, अंडरलाइन करिएगा, इंडिपेंडेंट नेशन इन द ट्रीटी ऑफ। अब देखिए आगे, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि ये ट्रीटी से क्या हुआ था और इस ट्रीटी का नाम क्या है, कब हुई थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, ब्रैकेट में करिएगा साइंड हो रहा है। इसी ट्रीटी की वजह से तो ग्रीस वॉज इंडिपेंडेंट, ये वही ट्रीटी है जिसकी वजह से ग्रीस क्या हो गया था बेटा, इंडिपेंडेंट हो गया था। नेक्स्ट करेंगे, नेशनल फीलिंग वॉज द मेन फोकस एरिया। ठीक है, नेशनल फीलिंग वॉज द मेन फोकस एरिया, कहां पर, ग्रीस में। जर्मन फिलोसोफर, अगला पॉइंट है, जर्मन philosopher John Gottfried discovered the culture of common people अब इस लाइन का मतलब समझा दें आपको, तब थोड़ा सा सांस लेते हैं। एंड फोक प्रॉपर्टी, अब मेरी बात समझिए आप, बच्चा हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, बताइए जरा, ये चैप्टर का नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहाँ पर बात हो रही है, किस चीज की, नेशनलिज्म किससे आता है। पहली बात तो आप किसी के अंडर में जहाँ रह रहे हो वो क्या था, एम्पायर्स थे। नंबर 2 पे मोनार्की थी। नंबर 3 पर लीबर शब्द आया, लीबर का मतलब किससे था, फ्री से था। फ्रीडम किससे चाहिए और कहाँ चाहिए, पॉलिटिक्स में चाहिए, सोशल में चाहिए, इकोनॉमी में चाहिए। तो किस में चाहिए हमको फ्रीडम, पॉलिटिक्स में चाहिए। ऐसी तो कुछ बातें नहीं होंगी, कौन हेल्प करेगा,
हेल्प कौन करेगा? कैसे अक्ल आ रही है तुम लोगों को, कैसे समझ रहे हो? नंबर 1 पर पॉलिटिक्स में अगर आपको चाहिए तो प्रॉब्लम, आज सोशल में तो प्रॉब्लम होंगी, तभी तो पॉलिटिक्स में चेंजेस चाहते हो। सोशल में प्रॉब्लम क्या होगी? पॉवर्टी होगी, हंगर होगा, कुछ और बताओ? एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डंप होगा, हम कंपैरिजन करते होंगे तो समझ ही नहीं आता होगा, हमको तो लगता ही नहीं है कि वी आर अ ह्यूमंस, ऐसी कुछ बातें हुई हैं। तो हमने किस पे क्वेश्चन मार्क लगाए? एम्पायर पे। किस पे क्वेश्चन मार्क लगाए? मोनार्की पे। चाहिए क्या? क्या चाहिए? फ्री चाहिए। फ्री किससे फ्री होना चाहते हो? बोलो मैडम ऐसी पॉलिटिक्स से फ्री होना चाहते हैं। तो वो जो तुमको एक कर रहा है, दैट मीन्स यूनिटी। कौन लेकर आएगा तुम्हारे अंदर? तो बेटा कुछ तो लीडर हैं, कुछ लीडर होंगे, कुछ ऐसे विचार होंगे जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडियाज बोल सकते हैं। इस पे काम कौन करेगा? तो इस पे कुछ काम लिटरेचर करेगा, ठीक है ना? वही जो अच्छे अच्छे लोग होंगे वो कुछ लिखेंगे, फिर आप तक पहुंचेगा, आप इनको देंगे, ये इनको देंगे, कम्युनिकेशन होगा। तो ये क्या होगा? यूनिटी की भावना आ रही है। आपको नहीं लगता इस यूनिटी में म्यूजिक, इस यूनिटी में डांस, इस यूनिटी में फोक डांस कुछ भूमिका निभाएगा? मेरा वही मतलब है कि यूनिफिकेशन में अगर इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है तो आपको नहीं लगता कि म्यूजिक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है? बताइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते लगता कभी नहीं सुधरेंगे। अकॉर्डिंग टू यू क्या करा जाए जिससे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ा सुधार आए? यहाँ का आदमी उनके बारे में सुनना भी नहीं चाहता और वहाँ का आदमी हमारे बारे में नहीं सुनना चाहता। आप बताइए, व्यापार नहीं वो कर पाएंगे, वो पैसे को कुछ नहीं समझ रहे हैं ना, हम पैसे को कुछ समझ रहे हैं। अब बताओ क्या करा जाए? बस आ गई ना बात। अगर हम जो पढ़ रहे हैं थोड़ा से उस बाउंड्री को समझें तो आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के रास्ते म्यूज़िक के लिए खोल देने चाहिए, पाकिस्तान के रास्ते म्यूज़िक के लिए खोल देने चाहिए? हमारा सोनू निगम वहाँ पर गाए जाकर और उनकी बेगम हजरत महल यहाँ पे गाएं आकर, तो कितना मज़ा आ जाए। अगर उसमें टैलेंट होगा तो हमें अच्छा लगेगा ना। अच्छा एक मिनट, हम आपको बताएं नहीं कौन सा म्यूज़िक चल रहा है और आप गाना चला दें, कोई प्यारा सा गाना चला दें ना, वो हम सफ़र था। फिर मैम गाना तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब परसों के बाद लगा था इतना मीनिंगफुल गाना और आज की जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल कंपोज किया गया है। आई डोंट नो मैम, अब मुझे याद नहीं आ रहा इसकी आवाज़ कौन सी थी, मैं आपको बताऊँगी, इधर आओ। हम बताएं ये गाना पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है। अब क्या आप उसकी बुराई कर पाओगे? अब कर पाओगे? 1 घंटे से आप उसकी तारीफ कर रहे थे, तो आ गई ना बात। वही वो कह रहे हैं, इस लाइन का मतलब समझिएगा, ये लाइनें आके जाके बहुत मीनिंगफुल बन जाएंगी। तो नेशनल फीलिंग वॉज द मेन फोकस। कौन सी फीलिंग बेटा? तो नेशनल फीलिंग के लिए जरूरी हमने कहा था कि हाथ में झंडा उठाएं, तलवार उठा लें? नेशनल फीलिंग के लिए क्या म्यूजिक, क्या डांस, या फिर प्रॉपर्टी, फोक, मतलब फोक डांस का सहारा नहीं लिया जा सकता है? हाँ कि ना? तो यही वो कह रहे। कौन कहेगा कि नेशनल फीलिंग के लिए आप इनको भी जो है वो एक ऑप्शन के रूप में रख सकते हो? तो ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड। ओके, नाम याद रहेगा। मैं आपसे पूछूंगी व्हाट वर द की फैक्टर, तो आप अगर मैं ऐसे पूछूं कि 2 से 3 की बताइए जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म को इंक्रीज किया था, तो आप याद रखिएगा कुछ तो लीडर के नाम आपको बताने हैं कि महान महान लीडर पैदा हो गए हैं। अरे कैसे नहीं होगा? लाइक मेटरनिक पैदा हो गया, मेजीनी पैदा हो गया इसी एज में, तो कैसे नहीं कुछ होगा? और नंबर 2 पे आप ऐसे लोगों के भी नाम बता सकते हो। नेक्स्ट रहेगा दे वर फ्यू से बनेगा फ्यूवर जॉब्स। देखो नौकरियां बहुत कम थी इनके पास में और लोग बहुत ज्यादा थे, एंड मोर पीपल। देखो आपको बुक बता भी रही है, नौकरियां कम थी, लोग ज्यादा थे। नेक्स्ट करेंगे ड्यू टू द राइज ऑफ फूड कॉस्ट, फ्यूअर जॉब्स एंड मोर, अच्छा मोर वो क्या बोलना था? मोर पीपल मतलब समझ गए हैं? एमसीक्यूज देंगे तो देखो आप लोग ये पकड़ लेंगे क्योंकि आप लोग कहानियां सुन रहे हैं ना। आपकी नानी कहाँ याद आने वाली है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना? इसलिए हम आपकी पूरी मेहनत करवाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरी होगी, ठीक है ना? वेरी शॉर्ट की मतलब मेरी हो जाएगी, शॉर्ट की भी 1-2 करवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करवा देंगे कि हाँ ये वाला भी ऐसा होगा, उस पर वैसा होगा,
कीवर्ड्स करवा देंगे, ठीक है ना, और फिर अब आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे खुद से। चलिए आइए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ड्यू टू द राइज इन द फूड कॉस्ट, ड्यू टू द राइज ऑफ फूड कॉस्ट, ठीक है, एंड बैड हार्वेस्टिंग, वाइड स्प्रेड इन द कंट्री। मतलब क्या है, पूरे देश में भूखमरी फैल गई थी ना, वही तो कह रहा है, इन द कंट्री, पूरे देश में बेटा जो है ना वो भूखमरी, एक तरह से हंगर फैल गया था। हेडिंग बताइए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस एज में, हेडिंग ना भूलना बीच बीच में, नहीं तो फिर आपके दिमाग से सारी चीजें निकल जाएंगी। किस पीरियड की बात कर रहा है ये सारा पॉइंट, 1830 से लेकर बेटा 1848 तक, कितना साल का टाइम पीरियड है ये, 18 ईयर का समय है ये, आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट। आपको याद आ रहा है 1890 से लेकर 18 सॉरी उल्टा कर दिया, चलो खैर, मुझे आप बताओ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, आप बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 को। इसका मतलब 1790 में कौन गद्दी पर आ गया था, आप बताओ, नेपोलियन, ठीक है ना। कब तक बैठेगा ये, वेरी गुड, तो ये 10 ईयर ही उठा लेते हैं, 12 और 15 ईयर वो, मतलब ये 25 साल तक राइज करेगा, ठीक है। 1850 में ये क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा, डिफीटेड बाय मोर अदर कंट्रीज। तो फिर उसके बाद क्या होने वाला है, 1815 से लेकर 1830 तक कौन आ जाएंगे, कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे। फिर से पुराने लोग वही लोग हैं जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को पहले जिताया था कि तुम करो करो करो, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, और वही लोग क्या करेंगे, इसको हरा देंगे, और बल्कि यहाँ तक कि वियना में पैक्ट करेंगे। आप बताइए वियना संधि कब हुई थी, वियना ट्रीटी ऑफ वियना, आप बताइए, वो नहीं बताइए, आप बताओ। ट्रीटी ऑफ वियना याद आ रहा है कि दोबारा कोई नेपोलियन बोनापार्ट ना पैदा हो जाए, तो सारे के सारे उसके रिफॉर्म्स को रद्द कर दो, और बॉर्न जो कम्युनिटी है उसको फिर से जो है ऊपर कर दो, वही सब कुछ। ट्रीटी ऑफ वियना 1848 में क्यों करेंगे, जब 1815 में वो हारेगा तभी तो मिलेंगे ना सारे लोग, तो फिर 1815 को तो ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, ट्रीटी ऑफ वियना, याद करो। और फिर 1815 से लेकर तभी तो कंजर्वेटिव राज करेंगे, तो ये हो जाएंगे कंजर्वेटिव्स, ओके। किसका हो जाएगा रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स। तो फिर 1830 से लेकर 1848 का ही तो टाइम देख रहे हैं बेटा हम लोग। अगर तुम लोग अच्छे होते, अगर मानते ये आदमी अच्छा नहीं है, सपोज ये आदमी अच्छा नहीं है, तभी तो आपने इसको हराया, ठीक है मानते हैं। अच्छा तो आपका राजा भी नहीं था लुई 16 अच्छा नहीं था तो नेपोलियन आया, नेपोलियन अच्छा नहीं था तो कंजर्वेटिव आ गए, ब्रिटेन आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, सब ने इसको मिलकर हरा दिया नेपोलियन को। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके पास तो वो ऑप्शंस मिलने चाहिए थे जिस होप से हमने आपको बिठाया था, बट यू आर ऑल्सो नॉट अ गुड चॉइस। तो फिर अब क्या होने वाला है, ये देखिए, अगर आप अच्छे होते तो ये समय ये सब कुछ ना होता जो हम पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, वो कंडीशन पढ़नी है जिसकी वजह से कंजर्वेटिव को भी आपको अपोज करना है। हम ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे कि व्हाई कंजर्वेटिव आल्सो फेलियर। तो आप बताइएगा मैडम, फूड के दाम देख रही थी आप कितने बढ़ गए हैं, बैड हार्वेस्टिंग हो रही है पूरे देश में, तो भूखमरी फैली हुई है। नंबर 1 पे रीजन ये दिखा दीजिए आप, नंबर 2 पे क्या दिखा रहे हो। अच्छा ये तो उधर प्लस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ। अच्छा हाँ, और जो फिलोसोफर था वो क्या कह रहा था कि इसी समय आप म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग भर सकते हो। वो भी टाइम पीरियड कौन सा था, 30 से 48 के बीच में था, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, सिसेलिया वीवर्स, SILESIA, सिसेलिया वीवर्स, ढूंढो जरा कहाँ पर लिखा हुआ है। सिसेलिया के जो बुनकर थे, ढूंढिए फटाफट।
ऐसा ना हो जाए कि कहीं से कम हम लोगों के हाथ से पूरा चैप्टर छूट जाए। सिसेलिया वीवर्स in 1848 revolted against contractor. In 1845 देखो नो आइडिया, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, रुको नहीं, आपका टाइम बिल्कुल सही जा रहा है। तो सही जा रही है, हाँ पढ़ती रहो। मिल गया? नहीं, पढ़ो, ऐसे ये सब गलत बात। द राइज ऑफ फूड प्राइस, यहाँ से मैंने उठाई है लाइन, और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्टिंग लेड टू वाइड स्प्रेड, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं हम लोग, सब कुछ हो रहा है। इन द ईयर 1848 was one such year, ये वही ईयर है, क्या कह रहे हैं, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड, ठीक है, वो तो हमने बता ही दिया था आपको। पेरिस की रोड पर देखो ना, ये सब कुछ हो रहा है। लुई फिलिप, ठीक है, अब इन्होंने तो ढूंढ ली है, पढ़ो। सिसेलिया, इटली की जगह सिसेलिया, जहाँ के व्यूअर्स ने 1848 में रिवोल्ट कर दिया था। किसके अगेंस्ट कर दिया था बेटा? कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। मैंने आपको कहा ना कि एक बार जो आज़ादी के परवाने हो जाते हैं, जिन्होंने एक बार आज़ादी का स्वाद चख लिया है, तो बताइए क्या कभी उनको जंजीरों में बांधा जा सकता है? ये वो पर्सन है यूरोप के जो आप देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रीडम को चख चुके हैं। तो अब ये ना रुकने वाले, चाहे कंजर्वेटिव आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। तो अब देखो, अब जो लाइन लिख रहे हैं वो इसी का मतलब है। देखो ध्यान से देखो, हुआ क्या था, इसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। जर्मनी के आम लोगों ने भी सोचा कि जैसे कि बाकी देशों के जो किंग्स हैं उनके ऊपर जो सर्कमस्टांसेस बना दिए गए हैं, जैसे उनके ऊपर कुछ चाबुक चली है, जंजीरों से बांधा है, क्यों ना हमारे भाई साहब के ऊपर भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया जाए। तो जर्मनी के जो लोग होंगे, पीपल ऑफ जर्मनी, ठीक है ना, जर्मनी के जो लोग होंगे वो कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे? आप देखिएगा सेंट पॉल चर्च, जिसको आप क्या बोलेंगे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, लिखिएगा। जर्मन पीपल, देखिए जर्मन पीपल, ये थोड़ा हम पीछे से लाइन उठा रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ी सी आगे कनेक्ट करनी थी। तो लिखिए जर्मन पीपल सेंट पॉल चर्च, जर्मन पीपल कलेक्ट इन सेंट पॉल चर्च, इन सेंट पॉल चर्च। मैं आपसे पूछूंगी वेयर इज अ सेंट पॉल चर्च, आप बोलिएगा इन जर्मनी। तो सेंट पॉल चर्च का अदर नेम क्या है? दैट इज अ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये चेंज हो जाएगी। विच इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, which is also known as a Frankfurt Parliament, which is also known as a Frankfurt Parliament, was elected 1848, was elected in 1848. 831 elected representative were, देखो ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? 831 elected representatives, 831 elected representative were conveyed, मिल रहा है? ठीक है, 831 elected representative were conveyed, elected representative were conveyed in St. Paul Church, in St. Paul Church. अब हम बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखो, इंग्लैंड लिखा है कहीं पर? व्हाट अबाउट इंग्लैंड? कुछ बता रहे हैं इंग्लैंड के बारे में? क्योंकि मुझे अब आपको बताना है कि इंग्लैंड को कैसे जो है हम लोगों ने एक किया है।
नहीं ये तो अभी बताएंगे बाद में, पहले इधर ही कहीं भी बताया जाएगा। मैंने कल ही तो पढ़ा है, परसों पढ़ा था बल्कि आपके लिए। इधर थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में देखिए, सेंट पॉल चर्च है, अब इसी के बारे में। अब मेरी बात सुन लो, बाद में देखना शायद इधर होगा। हाउ वर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर विमेन टू बी डिफाइंड। नो 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 नो, अच्छा ठीक है, मैंने कहीं से बी से उठाया होगा। अब मेरी बात सुनो, अभी तक हम लोगों ने जर्मनी को देख लिया है, जर्मनी में यूनिफिकेशन अभी देखेंगे क्या होगा, लेकिन जर्मनी की कंडीशन हो गई है, हमने रोड बना ली है जर्मनी के लिए, उस पर गाड़ी देखते हैं कैसे दौड़ेगी। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको देखना है बेटा ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन, यू नो ब्रिटेन इज ऑल्सो नोन एज इंग्लैंड। इंग्लैंड, आपको पता है ब्रिटेन ही आगे जाकर यूके बना है। यूके कैसे बना है, पहली बात तो बता दें आपको, ब्रिटेन की जो कल्चर है वो इंग्लिश कल्चर है। एक अच्छी बात पता है क्या ब्रिटेन के साथ में, यहाँ का कल्चर ही इंग्लिश कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है। जैसे आपने बाकी जगहों पे देखा कोई अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा है, चाहूँ चाहूँ चाहूँ, ना कोई काऊँ काऊँ काऊँ, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये सारे के सारे कैसे कैसी सभ्यता वाले देश है, कैसे लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं। अब यहाँ के लोगों में क्या होगा, ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी हमारे अंदर आयरलैंड आ जाए, बहुत जल्दी हमारे अंदर, अरे और किसका यूनिफिकेशन चाहते हैं, और ये चाहते हैं आइसलैंड आ जाए। बेटा आप लोगों ने मैप देखा है, मैप देखा है, यूरोप का मैप देखा है, देखिए कहीं पर दिखाएंगे, इधर भी देख, वही तो, आज का ही हमको अगर मैप मिल जाए इस समय का, हाँ ये देखो, दिखाना जरा, बहुत ध्यान से देखो, ये देखो देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दिस इज अ इंग्लैंड, दिस इज अ इंग्लैंड, और इसके ऊपर है वेल्स, यहाँ पर है आयरलैंड, और ये है स्कॉटलैंड। अब ध्यान से देखिए, इंग्लैंड इतना ही सही है, अगर आप आज मैप में देखोगे तो आपको लिखा होगा, या तो इंग्लैंड लिखा होगा या फिर ब्रिटेन लिखा होगा। ये ब्रिटेन कब कहलाता है, ग्रेट ब्रिटेन तब कहलाता है जब इसमें इंग्लैंड और वेल्स दोनों दिखते हैं, और ये यूके कब कहलाएगा, जब इसमें आयरलैंड और स्कॉटलैंड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मिले, इसके बीच में इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, ठीक है ना, समझ लो बात को। तो ये इंग्लैंड सिर्फ इतना था, इतना सा, ये चाहता है कि जो नेशनलिटी है, जो जो नेशन की फीलिंग है, वो इसको भी ले ले अंदर, इसको भी ले लें इसके अंदर, इसको भी ले लें। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, नेशन और इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है, हालांकि ये मुझे आखिरी में पढ़ाना है। ये देखो, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, बहुत अंतर है दोनों में। नेशनलिज्म का मतलब बेटा ये होता है अपने देश से प्यार करना, बस। तो यस, ये करते हैं अपने देश में, लेकिन अपने देश से प्यार करने के लिए अपनी टेरिटरी को बढ़ा देना और उसको भी हड़प लेना, मतलब नेगेटिव सेंस में मत लो, हर आदमी कर रहा है, हर आदमी कर रहा है। मेरे घर में एक जगह है, बगल में, बगल वाला घर खाली पड़ा है, कोई भी नहीं उस जगह पर, तो अगर हमको अपनी स्कूटी खड़ी करनी है तो क्या अपने घर में करेंगे, कर देंगे उसी घर में, सोच के देखो, है कि। तो ये क्या हो गया, ये इंपीरियलिज्म हो गया। और अगर कोई और आएगा मोहल्ले में कि ये घर खाली है क्या, तो हम कभी नहीं बताएंगे उसको कि ये खाली है, क्योंकि मेरे घर का आधा सामान तो कचरा वही रखता है उस घर में, तो हम क्या बताएंगे उसको। तो दैट इज द इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा, जब हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं तो फिर ये बताएंगे कि बेटा इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, अपने देश से प्यार करना, दैट इज द नेशनलिज्म। और अपने देश के प्यार के चलते, ग्रीडी तो है ही थोड़ा बहुत मेरे मन में, लेकिन प्यार के चलते है कि हम उसको भी हड़प लें, उसको भी खा जाएं, थोड़ा सा उधर भी मिल जाए, तो क्या हो जाएगा इंपीरियलिज्म, वहाँ का लैंड ले लेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज ले लेंगे, दैट इज द इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो यही तो वो कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन चाहता है कि मुझे पकड़ो, उसके और भी क्षेत्र मिल जाए, तो इंग्लैंड से वेल्स पहुंचेगा, दोनों बन जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन, फिर ये हड़प लेगा, क्या बन जाएगा, यूके बन जाएगा। तो बस समझ में आ गई आप लोगों को, तो वही आपको बताने जा रहे हैं, ये तो समझा रहे थे। अब लिखो, हेडिंग लिखोगे ब्रिटेन, ब्रिटेन, इसमें लिखोगे इंग्लिश पार्लियामेंट, इंग्लिश, ये क्या हो रहा है, पूरे पूरे लेटर उड़ जा रहे हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड, अरे अब वहां चला जाता है, हाँ, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द रूलिंग मोनार्की, कहाँ चला गया,
फ्रॉम द रूलिंग मोनार्की, फ्रॉम द रूलिंग मोनार्की, ठीक है। ब्रिटिश फोर्सेस टुक, अब पकड़ना आप मेरी बात को, आयरलैंड, ब्रिटिश फोर्सेस टुक आयरलैंड इन 1801। तो इन्होंने पकड़ लिया आयरलैंड वालों को, फोर्स ने पकड़ लिया आयरलैंड को, डराओ तुम भी। आफ्टर द रेवोल्यूशन फील्ड, आफ्टर द रेवोल्यूशन फील्ड, बस जल्दी से इसको करवा दें और फिर हम क्वेश्चन आंसर कराएं तो बहुत मजा आ जाएगी आपको। और आपको बता दें ये एक ऐसा चैप्टर है, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को जब पढ़ाया था तो मैंने किसी भी चैप्टर को जब पढ़ाया था तो इसके एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सबसे कमजोर हमारा पॉइंट है, बच्चे भूल जाएंगे इसको। तो क्या करा जाए, जब भी कुछ पढ़ाओ तो 5 मिनट की तुलना करो, कंपैरिजन कर लो। जैसे कि हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाएंगे तो भी यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। जरा पेज नंबर 5 खोलो, पेज नंबर 11 खोलो, तो जैसे बार बार उसको रिपीट करते रहोगे ना तो आपको मजा आएगा। देखो जैसे ये है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, पहले यहाँ आया तभी तो यहाँ पे आया। तो आखिर दुनिया में नेशनलिज्म उठ कहाँ से रहा है, यूरोप से उठ रहा है। अब देखो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जब हम यहाँ पढ़ाएं ग्लोबल वर्ल्ड, नेशनलिज्म ना आता तो दुनिया ग्लोबल की ओर आगे बढ़ पाती। LPG, जी का मतलब ही क्या था, ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्री से क्या आपको कच्चा माल चाहिए ना, इंडस्ट्री इनके यहाँ लगी हुई है, रॉ मटेरियल आप देंगी, मार्केट मेरे पास। तो समझ रहे बात कहना क्या चाहते हैं, इंडिया में कच्चा माल है, बनेगा ब्रिटेन में, बिकेगा चाइना में। भाई अगर आप ये वाले पेन 10 लाख एक दिन में बना लेती हो, क्योंकि आपके पास बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज हैं, बेचोगी कहाँ, 10 लाख हाथ हैं इसको चलाने वाले इंग्लैंड में। सोचिए वहां तो बंदे ही नहीं है ना, बंदे कहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वो तो इंडिया और चाइना है, तो मार्केट तो हम ही बनेंगे आपके लिए। दैट इज अ ग्लोबलाइजेशन के बाद इसीलिए पढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आप कुछ भी पढ़ लो बेटा, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले चैप्टर पे आना ही पड़ता है, समझ रहे, पूरे साल आपको पहला चैप्टर पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे आप लोग पहले चैप्टर के, क्योंकि उसमें बार बार आना पड़ता है, कहीं से भी उठा लो, नेशनलिज्म के तार तो वहीं पे पड़े ना, वहीं से खींचने होते हैं तार। तो लिखेंगे और 3 नंबर पे लिखेंगे ब्रिटिश नेशन वॉज, ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एंड, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है ना, और आपको कोल्ड हो गया है, अब फ्रांस है कि यूरोप है किसने छींका इट वॉज फैसिलिटेटेड, बट ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, ब्रिटिश नेशन तो बन गया, नेशन बन गया, वो ब्रिटेन नहीं कह रहा है, इसको पकड़ो, ब्रिटेन एक नेशन बन गया, एक राष्ट्र बन गया, वॉज फॉर्म्ड एंड इट वॉज फैसिलिटेटेड, ठीक है, वो प्रोग्राम कर रहा है, थ्रू द, किसके थ्रू कर रहा है वो प्रोग्राम, थ्रू द मास, अरे भाई, प्रोपोगेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर, ऑफ इंग्लिश कल्चर। आइए मेरा फेवरेट टॉपिक, इस पूरी बुक में सबसे ज़्यादा जिसको हम पढ़ाते हैं, पूरे साल पढ़ाते रहते हैं, वो टॉपिक है बेटा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आ जाइए, हेडिंग लिखे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। मैं आपको बता दूं आज भी और जब आप पढ़ रहे हो तब भी, ज्योग्राफी में एक टर्म है
और इस समय भी है। एक्चुअली जब आप मैप देखोगे तब आपको पता चलेगा बाल्कन। सो विच पार्ट ऑफ यूरोप इज नोन एज अ बाल्कन स्टेट। मैं अक्सर बोलूंगी आपको बाल्कन, और आपको ऐसे कंट्रीज के नाम सुन के ना अजीब सा फील नहीं करना है कि बाल्कन क्या होता है, बाल्कन क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको इनके देश लिखवा रहे हैं और आप सर्च करो कि ये कहाँ पर पड़ते हैं बाल्कन कंट्रीज। थोड़ा सा मैप निकालो जरा, मैं आपको देश बता रही हूँ और आप उसको आइडेंटिफाई करो। नेशनलिज्म इन यूरोप, ये वाला तो नहीं दिख रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी आ सकता है, या फिर नेशनलिज्म इन इंपीरियलिज्म। वैसे यहाँ पे शो अप होना चाहिए था, लेकिन ये इतना ब्लर है ना एरिया, कोई बात नहीं। आप देखो तो लिखोगे बाल्कन स्टेट पे पहले आ जाते हैं। लिखो मॉडर्न बाल्कन इंक्लूडेड, मॉडर्न बाल्कन इंक्लूडेड बुल्गारिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, ग्रीस, ये सारे के सारे देश जो है ना वो बाल्कन से हैं। ग्रीस, रोमानिया, बोस्निया, दो कंट्रीज हैं एक्चुअली में, पहले तो एक ही थे फिर उनको बाद में अलग किया गया था, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है। तो बोस्निया हर्जे, और इनको इतनी बार बोलना है कि आप जैसे लोग जो है ना वो थोड़ा सा वंडर फील ना करें कि अरे ये कैसे नाम है, ठीक है। नहीं अभी तो कोई इशू नहीं है, अभी तो आप क्लास 8 से आई हो, तो अभी आपको टीचर्स भी वैसा कंसीडर करेंगे, और अगर आप कुछ एक दो नाम भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर थोड़ा सा वंडर फील ना कर लेना कि ये कैसा देश है हर्जेगोविना, मतलब आपको पता होना चाहिए बाल्कन स्टेट से सारे, ठीक है ना। एक और लिखोगे अल्बानिया, एक क्यों और दो चार लिखो, अल्बानिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो बड़ा ही फेमस रहता है भाई, बड़ा ही फेमस रहता है ये मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो एंड स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। तो मैं चाहूंगी कि नामों को आप एक बारी फटाफट अच्छे से बोल लीजिए अपने मन ही मन में, कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको चिल्ला के ही बोलना है। आज के परसेप्शन पे अगर आप बोलोगे तो एशिया का भी पार्ट है, बट अभी को भूल जाओ। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ यूरोप। अब आप इधर देखो, आपने बहुत अच्छा बोला, मैं हम बोलने आते आपने पकड़ लिया। इसके दो पॉइंट्स पकड़ो, एक तो पकड़ना ये बेटा कि ये यूरोप के इन्फ्लुएंस में रहना नहीं, सॉरी यूरोप इसको अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है। नंबर एक पर बाल्कन को यूरोप चाहता है कि वो उसके इन्फ्लुएंस में रहे, उसके इन्फ्लुएंस में रहे मतलब इम्पीरियल, मतलब एम्पायर चाहता है यूरोप का कि वो इसके ऊपर डोमिनेट करे। लेकिन ये वही एरिया है जहां पर क्या पैदा हो जाएगा, रोमांटिक नेशनलिज्म। दो कंट्रोवर्सी बात हो गई। ये चाहता है कि हम इसके ऊपर क्या करें, राज करें, लेकिन यहाँ पे पैदा क्या हो चुका है, तो वो किसी के अंडर में रहेगा। नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है उसके अंदर, वो चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई रूल करे। नो नो नो, देखो कितनी कंट्रोवर्सी है कि बाल्कन में पहली बात तो भारत पूछेगा कि वो कौन सा एरिया था कि जिस पर जो यूरोप है वो चाहता है वो कि वो मेरे इन्फ्लुएंस में रहे, तो अब बोलो बाल्कन एरिया। सो हाउ मेनी कंट्रीज आर इन बाल्कन एरिया, तो बताओ भाई, दो चार के नाम भी ले लोगे समझ जाएगा वो, ठीक है। तो बाल्कन क्या चाह रहा था, बाल्कन में तो पैदा हुआ है रोमांटिक नेशनलिज्म, वो कैसे किसी के अंडर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो इसको बता दिया आपको, अब लिखोगे दिस एरिया वॉज मेड
This area was made explosive. This area was made explosive by romantic nationalism. This area was made explosive by romantic nationalism. Sorry, EXPLOSIVE. This area was made explosive by romantic nationalism. Hence, मेजर यूरोपियंस वांटेड, क्या चाहते थे वो तो ये चाहेंगे ना मेरे अंडर में रहे वो, तो मेजर यूरोपियंस वांटेड टू हैव, मेजर यूरोपियन वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर दिस एरिया, कंट्रोल ओवर दिस एरिया, ओवर दिस एरिया। क्लियर है? अब आराम आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। एसएसटी की है ये क्लास। एसएसटी में एक बारी अगर समझ में आ गई चीजें तो फॉर एवर के लिए हो जाती है। मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने इसको 13-15 साल पहले कभी पढ़ा होगा, और पढ़ाते पढ़ाते खैर वो मेरी तो एक बात ही अलग है कि लास्ट ईयर तो मैंने यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा रखा था। खैर नेक्स्ट करोगे। सो दिस लेड टू अ, यही तो वजह बनेगी आगे जाके वर्ल्ड वॉर की, है ना। डिशम डिशम बनेंगे सब, सबके अंदर आग सुलग रही है। तो लिखोगे सो दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सीरीज ऑफ वॉर कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मिला कुछ ऐसी हेडिंग है कहीं पर? देखिए, ये विजुअलाइजिंग द नेशन ये भी करवाएंगे, बाद में करवाएंगे ये। ठीक है, तो फिर बीच से उठाए होंगे ये पेजेस मैंने। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मिलेंगे मिलेंगे सब मिलेंगे। चलिए आइए जरा देखिए, सोशली लिबरलिज्म, सोशली लिबरलिज्म स्टूड फॉर। सोशली मतलब एक तो समाजवाद है, सामाजिक है, और लिबरल का मतलब भी उदार है, तो कितना कूल होगा, कितना हम्बल विचारधारा होगी ये। ठीक है, सोशली लिबरलिज्म स्टूड फॉर द आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स, for the individuals and equality before the law। आगे जाके आपको यही पढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो कितना स्मार्ट तरीका है क्लास 10th के पूछने का। उन्होंने आपको ये सारी चीजें पहले चैप्टर में रखी हैं, ताकि जब बच्चा यहाँ से पढ़ के आएगा ना तो 3rd 4th चैप्टर में क्या पढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन मिलेंगे उसको, कंपनी के मालिक, इंडस्ट्री बनाने वाले बड़े बड़े करोड़पति लोग। और करोड़पतियों के पास क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल से कौन सी सोच आई है, कैपिटलिज्म। तो एक फैक्ट्री में एक ही तो मालिक होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन वर्कर्स कितने होंगे, 200, 400, 500, 600। तो वहां पे ज्यादा है कि इधर ज्यादा लोग हैं? मालिक ज्यादा होते हैं कि नौकर ज्यादा होते हैं? मालिक ज्यादा होते हैं, नौकर ज्यादा होते हैं। सोच के देखिए, मतलब हम अपने आप को नौकर नहीं कहेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सब टीचर्स ही तो हैं, किसी की जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का मालिक तो एक ही होगा, या उसकी वाइफ होगी, एक आध बच्चे भी होंगे उसके, ऐसी बात नहीं है। तो वही सब तो मालिक हैं। तो मालिक ज्यादा हो गए कि उसके वर्कर्स ज्यादा हो गए? दैट मीन्स उसके वर्कर्स ज्यादा हो गए। तो समझिए, जो वर्कर्स ज्यादा होंगे तो उनकी भी तो प्रॉब्लम्स होंगी। कौन सी थॉट निकला, सोशलिज्म लिबरलिज्म। ये किसको सपोर्ट करता है, ये वर्कर्स को सपोर्ट करता है। तो मालिकों की भी तो अपनी बात होती है कि ऐसे थोड़ा होता है, संडे को भी एम्प्लॉय छुट्टी लेता है, मंडे को भी ले जाएगा, ऐसे नहीं होता है। 4 घंटे काम तो करते नहीं है वो लोग, तो 5 घंटे भी करेंगे।
तो मालिक भी अपनी जगह सही कहता है। तो मालिक की बातें किसको सही लगेंगी बताओ? जो मालिक जैसा होगा। जो यहाँ पे आदमी, यहाँ का मालिक अगर कुछ कह रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो हो सकता है कि इंदौर का मालिक कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कानपुर वाले, कानपुर के जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लेबर। लेकिन लेबर थोड़ा खड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स वो थॉट जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, दिस इज नोन एज अ कैपिटलिज्म, और वो थॉट जो लेबर को सपोर्ट करती है, दिस इज नोन एज अ सोशलिज्म। तो वो क्या कह रहा है? सोशली लिबरलिज्म स्टूड फॉर द आइडिया ऑफ फ्रीडम। जो सोशली लिबरलिज्म की विचारधारा होती है वो किसको मानती है? आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। हर एक आदमी को किसकी छूट होनी चाहिए? आइडिया की, यानी कि उसके विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 2 पे एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ, कानून ऐसा बनना चाहिए जो सबके लिए बने। पुराने जमाने में सोचो, आज तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, हाँ वही तो है, लेकिन जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे एरिस्टोक्रेट के लिए कानून अलग थे, मैन के लिए अलग थे, विमेंस के लिए अलग थे। अरे कल ही परसों आप लोगों ने देखा कि जितने आदमी हैं उनको ही राइट टू वोट मिलेगा, जितनी औरतें हैं, मतलब उस समय की पूरी आधी पॉपुलेशन को अपने राइट टू वोट ही नहीं दिया। ऊपर से वो आदमी जो कि प्रॉपर्टी लेस हैं उनको भी राइट टू वोट नहीं है। तो एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ था क्या उस समय? तो उस समय ऐसी कॉन्सेप्ट को रखना भी कितनी बड़ी बात है। ये लागू नहीं हो रहा है, ये बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। समझ रहे? इसके लिए ही तो लड़ रहे हैं वो लोग, तभी तो अब आगे जाकर इंडस्ट्री पढ़ेंगे। उसको पढ़ते समय ये मान के चलना कि जो इस समय लड़ाई लड़ी थी ये पूरी हो गई है। क्लियर? नंबर 2 पे लिखिएगा पॉलिटिकली। पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से बता रहे, पॉलिटिकली लिबरलिज्म, उदारवाद, लिबरलिज्म मीन, वैसे तो उसका मतलब बहुत गहरा है लेकिन वो पॉलिटिकली इसका मतलब आपको बता रहे हैं। दैट क्या होता है इसका मतलब? दैट मर्चेंट कुड फ्रीली, अच्छा व्यापारी जो होते हैं कुड फ्रीली, व्यापारी जो होते हैं वो अपना व्यापार बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। देखो कह रहे हैं ट्रेड देयर, व्यापारी जो होते हैं वो अपना व्यापार बिना रोक टोक के कर सकते हैं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के डरे हुए कर सकते हैं। एंड मूव अराउंड, और जा भी सकते हैं, एंड मूव अराउंड इन वेरियस रीजन, इन वेरियस रीजन फॉर बिजनेस पर्पस। सिद्धार्थ दोनों पॉइंट पढ़िए, बिल्कुल अलर्ट होके पढ़िए। और एक ही पॉइंट और बच रहा है, नहीं 2 और बचेंगे। अच्छा मैंने गलत देखो कहाँ पे करा है। पॉलिटिकली मतलब नहीं होता, इकोनॉमिकली मतलब होता है। इकोनॉमिकली अगर लिबरलिज्म को समझना है, और अब यहाँ समझा देते हैं पॉलिटिकली, मैं तीनों लिख देती हूँ फिर समझा देती हूँ। सॉरी बेटा, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म मीन, इसका मतलब आर्थिक रूप से समाजवाद का मतलब वो बता रहे क्या होता है, समाजवाद नहीं, लिबरलिज्म उदारवाद का। तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है थोड़े से फ्री। लिबर का मतलब क्या था? फ्री। फ्री कहाँ पर? इकोनॉमिक में। तो कहाँ हो जाएगा? इसका मतलब होता है द मर्चेंट कुड फ्रीली, जो व्यापारी होते हैं वो पूरी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देयर बॉर्ड्स एंड मूव अराउंड, कहीं भी देयर बॉन्ड्स, ये शायद होगा ट्रेड मूव, हाँ प्रोडक्ट होगा शायद कुछ भी, मतलब उसमें क्या पता है, गुड्स कह सकते हैं, चलो हटा दो, गुड्स ये सही शब्द है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान समझो, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो बिना किसी डरे फिरे, मतलब कोई डर के बिना वो अपने व्यापार को कर सकते हैं, ट्रेड को कर सकते हैं, और अपने गुड्स को मूव अराउंड कहीं भी ला सकते हैं। कहीं भी का मतलब वेरियस रीजन, अलग अलग रीजन पे, ठीक है ना। किसके पर्पस से? पॉलिटिकली पर्पस से नहीं, इकोनॉमिक पर्पस से, बिजनेस पर्पस से।
ठीक है ना। और आज हिंदुस्तान में ये चीज़ है क्या? हाँ है। आज अमेरिका में ये चीज़ है क्या? हाँ है। क्या चाइना में है क्या? हाँ है। इसके लिए कितनी पीछे लड़ाई लड़ी थी, ये क्लास 10th वालों से पूछो, ठीक है ना, क्योंकि वही पढ़ रहे होते इस समय। चलिए तीसरा लिख लीजिएगा, पॉलिटिकली इट वॉज, इसका मतलब पॉलिटिकली भी देख लोगे, इट वॉज implied for a government, for a government by people choice। देखो वही बात आ गई, लोग चुनेंगे अपनी सरकार को। सोचो उस समय ये बात सपना थी, अब हो गया है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगली हेडिंग लिख के छोड़ लीजिएगा, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अ न्यू कंजर्वेटिज्म, ये आपको पॉइंट मिलेगा नहीं, आपको सीधे लिखना पड़ेगा। अ न्यू लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो फिर नंबर 1 बताइए क्या लिखा है आप लोगों ने? मेरी बात सुनो, नंबर 1 पे हम बता रहे हैं आपको, अब मिलाओ, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ और लिखा था सोचकर कि तब जब बच्चों को हम लॉन्ग क्वेश्चन किया और मूव करेंगे तो उनके पास आइडियाज़ तो होने चाहिए ना, लिखवाएंगे पढ़ाएंगे और फिर उनके लॉन्ग क्वेश्चन में आइडियाज़ करवाएंगे। तो बात सुनो, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट, ऐसा कुछ है, अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम needed to be brought back, even through many understood that they did not need to go back प्री रेवोल्यूशनरीज। नहीं है ऐसा? हाँ तो फिर नहीं है, क्योंकि इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तरह हमको लिखवाना था। इसमें 3 पॉइंट्स हमको ढूंढने थे और मैंने सोचा था कि जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे तो आपसे कहेंगे 3-4 पॉइंट्स आप लोग बना के लिखिए। बुक में 3 ही थे तो मैंने लिख लिए थे, अब 3 से 13 तो बनाई जाती चीज़ें, ठीक है। इसको हम छोड़ते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब फिर से मैं आपको बता दूँ कहाँ पे थे हम लोग। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, एक पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस पिक्चर में है क्या। तो इस पिक्चर सबसे पहला फ्रंट का जो पेज है जिसको फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है, 1848 में ये पब्लिक डोमेन में आई थी। इस पिक्चर में बहुत कुछ कहा जा रहा है, ठीक है ना। अलग अलग लोग इसमें दिखाए जा रहे हैं, अमेरिका और फ्रांस सबसे आगे इस पिक्चर में खड़ा है। जो पिक्चर में जो लोग हैं उनकी कॉस्ट्यूम को देखकर, उनके फ्लैग्स को देखकर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन सा देश है वो। हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे लोग जो है वो कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी उनके झंडे दिख रहे हैं, ऊपर कुछ अलग सा एटमॉस्फेयर है, बगल में एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, नीचे टूटे फूटे कुछ इंस्टीट्यूट पड़े हुए हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट जैसे लाइक जिस पार्लियामेंट पड़ा होगा उस जमाने का। तो ये पार्लियामेंट कैसा है, पार्लियामेंट में तो लॉज बनते नहीं, ये बुरे बुरे वो पैलेस हैं जो जहाँ पे राजा बैठकर पूरे दुनिया के पूरे यूरोप के लोगों के लिए एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो उनका टूट जाना नीचे, जैसे वर्साई का महल टूटा पड़ा होगा, तो ये वही वर्साई का महल है जहाँ पे अरबों रुपए, मतलब डॉलर नहीं ट्रिलियन, ट्रिलियन समझ रहे हैं आप लोग, ट्रिलियन, एक होता मिलियन, एक होता बिलियन, एक होता ट्रिलियन, वो ट्रिलियन अमाउंट में पैसा लगा था, वो टूटे पड़े हैं जमीन पे, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने हमारे किसके साथ खिलवाड़ किया होगा, फ्रीडम के साथ। फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। फिर उस पिक्चर्स के माध्यम से वो एक सपना देख रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा दुनिया हो कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाए, जो कि अच्छी बात, मतलब होगा तो नहीं, वही बात जो मैंने आपसे कहा था कि आदर्शवादी एक दृष्टिकोण है, यूटोपिया जो लेकर आ रहा है वो। अब उसमें हमको देखना है कि इसकी वजह क्या थी, ये अमेरिका, ये फ्रांस झंडा लेके क्यों खड़े हुए हैं, और ये टूटे टूटे क्यों पड़े इंस्टीट्यूट नीचे ना। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है। फिर उन्होंने कहानी शुरू कर दी है, यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म आया था। तो फिर आपने पूछा कि क्या मैडम पहले यूरोप में नेशनलिज्म नहीं था, मैंने कहा नहीं। तो फिर क्या था बेटा, वहाँ पे मोनार्की थी। तो यूरोप में मोनार्की थी, यूरोप इज नॉट अ सिंगल कंट्री, यूरोप इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो मैं आपको बताऊंगी, अच्छा फिर कहानी सुनो, आओ तुम्हें सुनाते हैं कहानी। कहानी की शुरुआत हम करेंगे फ्रांस की रेवोल्यूशन से। 1789 को फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया था। अब उसके बिफोर क्या हुआ था अभी हम नहीं जा रहे हैं, इस बुक में इसके पहले नहीं जा रहे हैं। क्यों हुआ था, फ्रांस में क्यों हुआ था, फ्रांस क्यों तबाह हो गया था बेटा, क्योंकि अमेरिका में जब रेवोल्यूशन हुआ था ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनको पैसा चाहिए था, पैसे से मदद की थी फ्रांस ने। उसका अपना फंड खाली हो गया था, अपने फंड को भरने के लिए उसने यहाँ पे जब गंदे गंदे टैक्सेस लगाए। टैक्सेस लगाना कभी बुरी बात नहीं होती है, लेकिन क्या आपने अपनी जनता को उस
टैक्सेस को पे करने के लायक बनाया है? तो आपने नहीं बनाया, तो भाई साहब क्या क्रांति होनी थी, तो फ्रांस में तो क्रांति हो गई। तो अपने का अच्छा क्रांति हो गई। हाँ, फिर कौन आ गया? नेपोलियन, वही तो क्रांति करवा रहा है। तो नेपोलियन क्या, आप ही हमसे तरह से क्वेश्चन करें, नेपोलियन क्या बुरा आदमी है? नहीं। सही बताइए आप, नेपोलियन बुरा आदमी है? नहीं, वो तो अच्छा आदमी है। लेकिन जब नेपोलियन को लोगों ने वो पावर दे दी तो वो डर गया कि जो आम आदमी को पावर दे सकता है वो ले भी तो सकता है। यस और नो? दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी आने के बाद वो फिर से मोनार्की की तरफ चला गया। तो लोगों ने जब स्वाद चख लिया तो फिर अब क्या करेंगे? लोग नेपोलियन से उतने खुश नहीं होंगे। यही तो वजह रही है कि इंग्लैंड वाले बाकी लोग मिलकर नेपोलियन को डिफीट करेंगे और ट्रीटी ऑफ वियना करेंगे। तो आपने पूछा फिर फ्रांस के अलावा भी कहीं और हुआ था? हाँ बेटा, ग्रीस भी चाहता था इंडिपेंडेंस, फिर बेटा बाल्कन भी तो चाहता था इंडिपेंडेंस, फिर जर्मनी भी चाहता था, इटली भी चाहता था। बाल्कन ही तो बताया था अभी आपको। ये देखिए, बाल्कन एक जगह है, ये सारे के सारे ग्रुप हैं, यहाँ के जितने देश हैं इनको हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सार्क देश बताओ, तो सार्क एक ग्रुप है जिसमें हम लोग 8 कंट्रीज पढ़ते हैं, जिसमें इंडिया भी है। जैसे हमने आपसे कहा ना आसियान बताओ, सो आसियान इज अ ग्रुप वेयर 10 कंट्रीज आर इंक्लूडेड। मैंने आपसे कहा सारे ब्रिक्स देशों की कल मीटिंग है, अभी तो हुई है 4-5 दिन पहले भारत में, नई दिल्ली में। तो ब्रिक्स देश में कितने हैं? इसमें तो 5 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें +6 और आ गए तो कितने हो गए? 11 हो गए। तो मैंने आपको कहा ब्रिक्स, बार बार थोड़ा कहेंगे अमेरिका, सॉरी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मैंने कहा ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हुई है बेटा, तो आप समझ गए ब्रिक्स कंट्रीज की। तो बाल्कन जब हम बोलेंगे तो आपको यही देश सोचनी है। क्लियर है? धीरे 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 आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे नेशनलिज्म आया। अभी कहानी को फैला रहे हैं और लास्ट डे में क्या करेंगे? कहानी को पूरी कंसाइज करनी है, जैसे पकड़ लेंगे। क्या समझ में आई बात आपको? तो आप हाँ आ गई है, मोटा मोटा समझेंगे, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर में कभी कभी इस कहानी के पन्नों पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी हमको मजा आएगी पढ़ने में। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमारी क्लास आई थिंक आफ्टर 3 और 4 डेज के बाद में होगी, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा लगानी भी नहीं चाहिए, वीक में अगर 2 डेज लग रही है तो फिर आई थिंक सही है, क्योंकि बच्चा एसएसटी को ही नहीं पढ़ेगा, एसएसटी बोर हो जाएगा। फिर वो एसएसटी या तो बहुत अच्छी लगती है या तो वाकई में बोरिंग लगती है। सिद्धार्थ कैसी लगती है एसएसटी आपको? डोंट से बोरिंग लगती है, आपको कैसी लगती है? वेरी गुड।